हेलो बच्चों, आज 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखते हैं। जनरली इसमें होता क्या है कि सब बच्चों को डाउट रहता है, जो कि 12th का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को देखें तो इसमें दो वर्ड आता है, एक आता है इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। अगर हम इन वर्ड्स का मतलब देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है एड्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि चार्ज होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। ठीक है, चार्ज जो है मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को या तो क्रिएट करता है या तो उसको एक्सपीरियंस करता है। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of it experiences or creates electromagnetic force। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज जो होती है वो मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को या तो एक्सपीरियंस करता है या तो उसको क्रिएट करता है। ठीक है, तो बच्चों मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि तो आप ये थिंक करके मेरे को बताओ, ये सोचो कि तो मास किसे कहेंगे? मास किसे कहेंगे बच्चों? व्हाट डू मीन मास? तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो इसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर चुका था। ठीक है, हमारे साइंटिस्टों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में खोज कर चुकी थी, तो उन्होंने वहां मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी हमें जिसको अपन मास बोले। ठीक है, तो आप मेरे को सोच के ये बताओ कि जैसे हमने चार्ज को डिफाइन किया है वैसे अपन मास को कैसे डिफाइन करेंगे? सोचो बच्चों, सोचो। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा, एकदम बिल्कुल सही सोचा होगा आपने कि जो मास को अपन डिफाइन करेंगे सर, वो ऐसे कर सकते हैं। कैसे? कि मास जो होगा मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसके द्वारा वो ग्रेविटेशनल फील्ड को या तो क्रिएट करेगा या तो एक्सपीरियंस करेगा। चलो लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट को। The property of matter by which it creates or experience gravitational effects। ओके, तो ये रहा मास के बारे में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि चार्ज को कितने तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या था बच्चों नाम? उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने चार्ज को दो भाग में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या देखते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो किसने क्लासिफाई किया था बच्चों? अगर एग्जाम में पूछ देता है न्यूमेरिकल टाइप से बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन कि चार्ज की खोज किसने की थी बच्चों? चार्ज की खोज तो किसने की थी? ठीक है, चार्ज को क्लासिफाई किसने किया था? चार्ज को क्लासिफाई एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने क्लासिफाई किया था। तो उन्होंने ये बोला कि चार्ज को दो भाग में क्लासिफाई कर दो, एक को बोलो पॉजिटिव, दूसरे को बोलो नेगेटिव। सपोज कर लो कि एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि इस पे पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा
जब इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ होगा, ठीक है, क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ होगा। और ये नेगेटिवली चार्ज कब हुआ होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। क्या समझे बच्चों कि अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जो गेन कर रही है बॉडी इलेक्ट्रॉन को, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अपने को ये बात तो पता है कि इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, सोचो सोचो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, सही सोचा आपने, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का होता है 9.12 10 31 kg एग्जैक्ट। अगर किसी बॉडी से मास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा होगा तो क्या वो अपना मास छोड़ के गया होगा, बिल्कुल नहीं बच्चों, वो क्या किया होगा, अपना मास भी लेके गया होगा। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उससे मास कम होगा, और जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है उसका मास बढ़ेगा, ठीक है। जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है उससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। मतलब इस केस में जो होगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अपन बात करते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज, किसके बारे में, यूनिट्स ऑफ चार्ज। अपन अभी बेसिक देख रहे हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है, उसके यूनिट्स कितने होते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज। चलिए, जो पहली यूनिट है वो है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है, एसआई यूनिट चार्ज की जो होती है वो होती है कूलॉम। क्या होती है, वो होती है कूलॉम, कूलॉम। चलो, कूलॉम को अपन एम्पियर सेकेंड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि चार्ज को अपन बोलते हैं Q इक्वल टू आई इंटू टी, और आई मतलब ऐसा यूनिट उसकी एम्पियर होती है, और जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। चलो, जो अगली यूनिट है वो है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है, ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। इसको अपन स्टेट कूलॉम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट कूलॉम, इसको स्टेट कूलॉम भी बोलते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट है ESU, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इसको स्टेट कूलॉम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें तो अपन कूलॉम और ESU में एक रिलेशन देखते हैं। तो 1 ESU इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलॉम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर -9 कूलॉम। तो 1 ESU में कितना कूलॉम होता है बच्चों, 3 इंटू 10 का पावर -9 कूलॉम, ठीक है। जो अगली यूनिट होती है वो होती है, जो अगली यूनिट होती है वो होती है EMU, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको अपन एब्सोल्यूट कूलॉम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलॉम, इसको एब्सोल्यूट कूलॉम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन देखें 1 EMU जो होता है 1 एब्सोल्यूट कूलॉम के बराबर, और ये
10 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, कि 1 EMU जो होता है 1 एब्सोल्यूट कूलम के इक्विवेलेंट होता है, और उस पर जो चार्ज होती है वो कितनी होती है, 10 कूलम के बराबर। ठीक है, चलो जो अगली यूनिट है वो है बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। देखते हैं बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। जो चौथी यूनिट है वो है बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, जो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है इसको अपन क्या बोलते हैं, फैराडे। इसको एफ से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, एफ से। तो 1 फैराडे किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है 96,500 कूलम के बराबर। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों, एक नोट है, इसको आप लोग 30 सेकेंड सोचो और मेरे को आंसर बताओ। अगर मैं क्या करूं, EMU को ESU से डिवाइड करूं तो अपने को क्या मिलेगा, थिंक। अगर अपन 1 EMU को 1 ESU से डिवाइड करें तो अपने को क्या मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपने सही सोचा कि अगर 1 EMU और 1 ESU को डिवाइड करें तो अपने को कुछ ऐसा नंबर मिलेगा, 3 × 10⁸ ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये है स्पीड ऑफ लाइट। सॉरी, अगर इसको अपन कैलकुलेट करें तो अपने को मिल रहा होगा का पावर 10। तो अगर अपन ये सोचें तो ये अपने को मिल रहा होगा, ये 3 × 10⁻10 क्या है बच्चों, तो ये है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपन ये देख चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया और उसके यूनिट ऑफ चार्ज क्या थे। ठीक है, एक अगली चीज अपने को जाननी होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सोचो बच्चों, आप 11th क्लास पास आउट हो तो आप आते ही डायमेंशनल एनालिसिस की होगी। ठीक है, तो अपन अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, किसकी, चार्ज के, तो अगर चार्ज की Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I × T। I क्या है यहाँ पे, करंट। ठीक है, टाइम। ठीक है, तो अगर मैं चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बच्चों वो आएगा एम्पियर और टाइम 80। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बच्चों क्या आएगा, 80। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। क्या बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है, क्या है बच्चों, जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि दो लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर दो लाइक चार्जेज हैं, जैसे लाइक चार्जेज रिपेल्स इच अदर। ठीक है, और अनलाइक चार्जेज होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर लाइक चार्जेज हैं, अगर प्लस प्लस है, ठीक है, या माइनस माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा,
रिपेल करेगा। अगर अनलाइक चार्जेज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो होता है कि चार्ज जो है ट्रांसफरेबल होता है। अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज नहीं होती, ठीक है, मतलब किसी बॉडी पे चार्ज नहीं आता। तो चार्ज का जो नेचर वाला है वो है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। क्या होता है? चार्ज जो होता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कर सकता है, ठीक है। जो अगली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब अगली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों एक बात बताओ मेरे को, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स, सोचो बच्चों, सोचो, सोच के बताओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा चलो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है अगर कोई भी बॉडी जिस पे चार्ज है अगर वो आइसोलेटेड है, क्या है बच्चों? आइसोलेटेड। अगर वो बॉडी आइसोलेटेड है तो उस पर चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो आइसोलेटेड है, अगर कोई भी बॉडी है अगर वो आइसोलेटेड है तो उस पर चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट। अगर अपन समझे तो यहाँ पे एक वर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि वैसा सिस्टम जिसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अगर कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चों? वो चार्ज की वैल्यू जो होगी उस पर कांस्टेंट होगी, मतलब कंजर्व रहेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो अगली प्रॉपर्टी होती है वो होती है चार्ज जो होता है वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है। मतलब चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। क्या होता है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है, एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होता है? एडिटिव इन नेचर। मतलब चार्ज को अपन सिंपल अलजेब्रा के थ्रू जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, उस पे क्या है बच्चों? 3 बॉडीज है। एक सिस्टम में 3 बॉडीज है, ठीक है। चलो एक सवाल लेते हैं। एक सिस्टम है, उस पे 3 बॉडीज है, ए और बी और सी, ठीक है। ये अपना सिस्टम है, ठीक है, दिस इज सिस्टम, ठीक है। इसमें 3 बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी, ठीक है। जो सिस्टम का टोटल चार्ज है, जो सिस्टम, वो है 30 कूलम, ठीक है। और जो बॉडी ए पे चार्ज है वो है 20 कूलम, ठीक है। और बॉडी बी पे जो चार्ज है वो है -15 कूलम, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस बॉडी सी, ठीक है। सोचो बच्चों कैसे बनाएंगे। चलो अगर अगर एडिटिव नेचर से देखें तो क्यू सिस्टम, ये सिस्टम कितने बॉडी से मिलकर बना हुआ है? 3 बॉडी से, ए बी सी। तो क्यू सिस्टम इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी। लिखा जा सकता है बच्चों, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अपन इन वैल्यू को पुट करें तो देखते हैं
क्यूए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ थी 30 कूलम इज इक्वल टू क्यूए की वैल्यू कितनी थी बच्चों, जो क्यूए की वैल्यू थी वो थी शायद 10, ठीक है। और जो क्यूवी की वैल्यू थी बच्चों वो कितना कूलम थी, वो थी -15 कूलम, और क्यूसी अपने को निकालना था, ठीक है। तो क्यूसी की वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं, अगर इसको अपन सॉल्व करें तो कितना आ रहा होगा, 30 -10 प्लस 15, इतना कूलम आ रहा होगा। इसको सॉल्व करें तो क्यूसी की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी कितना बच्चों, बताओ बच्चों, ये हो जाएगी कितना 20 प्लस कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 35 कूलम, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो पांचवी प्रॉपर्टी है बच्चों वो है चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के क्वांटाइज होने का मतलब क्या होता है, क्वांटा मतलब होता है स्मॉलेस्ट पैकेट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी थिंग, ठीक है। तो अपन अगर बात करें चार्ज की क्वांटा के बारे में, तो चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अगर मान लो कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी ए है और यहाँ एक बॉडी है बी, ठीक है। मैं मानता हूं कि इससे यहां n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इस पे कितना चार्ज आ रहा होगा बच्चों, प्लस का यानी। अगर इसकी बात करें तो इस पे कितना आ रहा होगा, माइनस का यानी। मतलब चार्ज जो होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, ठीक है। तो अपन बात करें तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q, उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, उसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस n इंटू ए। दिस इज क्वांटाइजेशन रूल। अच्छा, यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या सर इस बॉडी से माइनस इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोचो बच्चों, डाउट हो सकता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं। ये प्लस माइनस साइन ये बता रहा है कि किसी भी चार्ज बॉडी पे, उस बॉडी पे जो चार्ज का नेचर है वो क्या है। जैसे यहाँ पे नेचर क्या है बच्चों, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ये बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो रही है। तो प्लस माइनस का कतई मतलब ये नहीं है कि प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या माइनस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो अपन क्वांटाइजेशन रूल से ये देखें तो ये जो n होता है ये होना चाहिए इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स के अलावा कोई नंबर आया तो उस बॉडी पे वो क्यू वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी बच्चों, तो अगर किसी बॉडी पे अपने को चार्ज गिवन है और पूछता है कि क्या वो चार्ज उस बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, तो अपना मोटो क्या होगा बच्चों, अपना मोटो होगा इस n को कैलकुलेट करना। अगर n को कैलकुलेट कर लिए, अगर वो इंटीजर वैल्यू आ गई, क्या आ गई, अगर वो इंटीजर वैल्यू आ गई तो अपन बोलेंगे दैट चार्ज इज एग्जिस्ट ऑन दैट बॉडी, ठीक है। तो ठीक है, तो देखते हैं चार्ज की जो वैल्यू है। चलो इसमें और कुछ नोट्स लिख लेते हैं, फिर अपन सवाल देखेंगे कि इसके सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अपन देखिए कि यहाँ क्यू, किसी बॉडी पे चार्ज क्यू जो है एग्जिस्ट करेगा प्लस माइनस एनी के फॉर्म में, जहाँ पे प्लस माइनस जो होगा उस चार्ज बॉडी का नेचर बताएगा, ठीक है, उस चार्ज बॉडी का नेचर बताएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट्स लिखते हैं। जो पहला नोट्स है, तो अगर अपन यहाँ देखें कि क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, नोट में जो पहला है अपन बोले कि क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही तो बॉडी चार्ज हुई, ठीक है। तो अगर अपन बोले कि क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, तो क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बच्चों,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 बोलो, ठीक है। जो दूसरा नोट है वो क्या है, ये जो क्वांटाइजेशन रूल था उसको मिल्टन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उसका उन्होंने जो इसको डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो जो क्वांटाइजेशन रूल था was discovered by Millikan in Millikan oil drop experiment, Millikan oil drop experiment, ठीक है। चलो बच्चों, तो जो अगली नोट है वो है, जो तीसरी नोट है वो क्या है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए, मैक्रोस्कोपिक मतलब बिगेस्ट बॉडी, ठीक है। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है माइक्रोस्कोपिक बॉडी, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज मीन्स बिगेस्ट बॉडी। जो बिगेस्ट बॉडीज है उसके लिए क्वांटाइजेशन रूल को वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या होगा, क्वांटाइजेशन रूल इज वायलेटेड। क्वांटाइजेशन रूल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए वायलेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए अपन रिसेंटली डिस्कवर्ड पार्टिकल जो कि अपन बोलते हैं क्वार्ट्ज पार्टिकल्स, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वार्ट्ज पार्टिकल्स होते क्या है, ठीक है। क्वार्ट्ज पार्टिकल्स, चलिए क्वार्ट्ज पार्टिकल्स जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है न्यूक्लियॉन्स के लिए, ठीक है। बट में फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब कि न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है वैसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस, किसी बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। मतलब अपन बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाने के लिए अपन क्वार्ट्ज पार्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्ट्ज पार्टिकल्स, तो क्वार्ट्ज पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स फॉर न्यूक्लियॉन्स। लिख लो बच्चों, व्हाट, अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्ट्ज पार्टिकल्स, तो क्वार्ट्ज पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स फॉर न्यूक्लियॉन्स। क्या है, क्वार्ट्ज पार्टिकल्स, quartz particles are fundamental particles for nucleons, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या बच्चों, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि क्वार्ट्ज पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, वैसे अगर इसके फ्लेवर की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के क्वार्ट्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों, क्वार्ट्ज पार्टिकल्स। अगर इसकी बात करें तो ये दो टाइप का है, ये दो टाइप के फ्लेवर्स हैं। तो अगर बात करें तो एक होता है अपक्वार्ट्ज, ठीक है, अपक्वार्ट्ज, इसको यू से दिखाते हैं, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है डाउनक्वार्ट्ज, ठीक है, इसको अपन डी से दिखाते हैं, ठीक है। अब क्वार्ट्ज पे जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है प्लस का 2/3, और जो डाउन क्वार्ट्ज पे चार्ज होता है वो माइनस का 1/3 इंटू ए होता है, ठीक है। देखो अभी अपन ने बात किया था कि किसी भी बॉडी पे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर अपन देखें यहाँ अब इन क्वार्क्स पार्टिकल्स के फ्लेवर्स को, तो इसमें जो चार्ज है ये फ्रैक्शन में है। किसमें? ये देखो, ये फ्रैक्शन है। तब तो अपने को ये लग रहा है कि यार ये तो क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, ये तो क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो क्या क्वांटाइजेशन रूल वायलेट हो गया? सोचो। नहीं बच्चों, आपने सही सोचा, क्वांटाइजेशन रूल अभी भी वॉलेट नहीं है। ये जो क्वार्क्स पार्टिकल्स जो होते हैं ना बच्चों, ये हाईली अनस्टेबल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल नेचर के। इन पे जो चार्जेज होता है वो ऐसे रहता है जैसे कि लग रहा है कि ये क्वांटाइजेशन रूल को वॉलेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये क्वांटाइजेशन रूल को वॉलेट नहीं करता, क्योंकि ये जब एग्जिस्ट करेंगे दोनों का क्वार्क्स, वो तभी एग्जिस्ट करेंगे जब ये साथ साथ रहेंगे। मतलब कि क्वार्क्स पार्टिकल्स जो होता है हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स होता है, और ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई अभी जो है क्वार्क्स पार्टिकल्स जो है क्वांटाइजेशन रूल को वायलेट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? क्वांटाइजेशन रूल को वायलेट नहीं करते। ऐसा लगता है कि इस पे चार्ज जो है फ्रैक्शन में है तो ये क्वांटाइजेशन रूल वायलेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, और जब भी पाए जाते हैं तो ये पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक सवाल देखते हैं, फिर देखते हैं कि चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमने बोल दिया कि क्वार्क्स पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो सवाल ये है कि कितने क्वार्क्स, कितने अप, कितने डाउन। चलो देखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन बताओ बच्चों, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? सही बताया आपने, प्लस ही चार्ज। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को सर कि ये जो प्रोटॉन है वो क्वार्क्स पार्टिकल से कैसे बनेगा? ठीक है, देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए मैं 2 अप लगा दूं, सोचो, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क्स लगाता हूं, देखते हैं क्या होता है। अगर 2 अप लगाता हूं तो 2 इंटू प्लस का 2/3 इंटू ए, माइनस डाउन क्वार्क्स में कितना चार्ज होता है? 1 लगा रहा है तो -1/3 इंटू ए। अगर इसको अपन देखें तो ये कितना हो गया? 4/3 इंटू ई माइनस 1/3 इंटू ई। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो यार होगा प्लस का ई। ठीक है, तो एक प्रोटॉन बनाने के लिए अपने को 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स लगाने होंगे। कितने लगाने होंगे बच्चों? तो अगर एक प्रोटॉन बनाना है अपने को तो 2 अप लगा दो, ठीक है, और 1 डाउन लगा दो। सिमिलरली सोच के बच्चा बताओ कि न्यूट्रॉन बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सोचो सोचो, न्यूट्रॉन बनाना है तो क्या करेंगे? अच्छा, बिल्कुल सही सोचा आपने कि सर आप ऐसा करो, न्यूट्रॉन बनाना है ना आपको, ठीक है, ऐसे बना लो, 2 डाउन लगा लो और 1 अप लगा लो। चलो 1 अप लगा लो और 2 डाउन लगा लो। ठीक है, 1 अप पे कितना? प्लस का 2/3 चार्ज, ठीक है, माइनस 2 डाउन लगा लो, 2 इंटू 1/3 चार्ज। इसको अपन देखें तो आएगा 0। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 0। ठीक है, तो अगर आपको एक न्यूट्रॉन बनाना है तो क्या करोगे बच्चों? अगर न्यूट्रॉन बनाना है तो 2 डाउन लगा लो और 1 अप लगा लो। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं, जो अगली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या? जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों वो है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। क्या होता है? जो अगली प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज ऑलवेज, वर्ड है ऑलवेज, एसोसिएटेड विथ मास।
विथ मास। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कि चार्ज तभी रहेगा जब उसका साथी मास हो, मतलब चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन क्या इसका वाइस वर्सा सही है? अगर इसका मैं उल्टा देखूं, क्या मास चार्ज के बिना रह सकता है, हमेशा रहना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मास जो है चार्ज के बिना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर चार्ज है बच्चों, अगर चार्ज है तो मास होना ही चाहिए। चलो अपन बात करते हैं, यहां लिखते हैं चार्ज और यहां लिखते हैं मास। ठीक है, पहला केस बनाते हैं कि चार्ज की वैल्यू 0 है और मास की वैल्यू भी 0 है। क्या ये पॉसिबल है? चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता, चार्ज भी नहीं है मास भी नहीं है, हाँ एग्जिस्ट कर सकता है। तो चलो उस पार्टिकल का नाम बताओ जहां चार्ज भी नहीं है मास भी नहीं है। बिल्कुल सही बोले, फोटोन। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। ठीक है, चलो अगली देखते हैं कि चार्ज नहीं है और मास है। चार्ज नहीं है, मास है, एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं? सोचो, चार्ज नहीं है और मास है, तो मास तो बिना चार्ज के रह सकता है ना। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो ये न्यूट्रल बॉडी हो गई, बिल्कुल सही, कि उस पर नेट चार्ज 0, न्यूट्रल बॉडी हो गई। चलो अगला केस देखते हैं। चार्ज 0 नहीं है और मास 0 है, मतलब चार्ज है और मास नहीं है। चार्ज है मास नहीं है, मतलब चार्ज का साथी मास नहीं है। तो क्या चार्ज अपने साथी के बिना रह सकता है? नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग। ठीक है, अगला केस देखो, बताओ चार्ज नहीं है और मास भी नहीं है। हाँ एडजस्ट कर सकता है, बिल्कुल। कोई चार्ज बॉडी रही होगी तो कोई चार्ज बॉडी रही होगी, कोई ना कोई चार्ज बॉडी रही होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है चार्ज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है बच्चों? फ्रेम इंडिपेंडेंट। फ्रेम इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि उस चार्ज की वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी उस फ्रेम की। ठीक है, तो चार्ज जो होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या होती है? जो चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब यह है कि Q at rest is equal to Q at moving system। मतलब ये हुआ कि चार्ज की जो वैल्यू होती है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? वैल्यू ऑफ चार्ज इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है बच्चों? फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, फ्रेम इंडिपेंडेंट मीन्स चार्ज जो है वो स्पीड और वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होगा। मतलब चार्ज इज नॉट द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, चार्ज इज नॉट द फंक्शन ऑफ, चार्ज इज नॉट द फंक्शन ऑफ, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ, नॉट द फंक्शन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ स्पीड। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अपन देखें तो मास जो होता है वो
फ्रेम डिपेंडेंट होती है। जो मास की वैल्यू होती है बच्चों, वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है, मतलब मास जो होता है वो फ्रेम पे डिपेंड होता है। अगर मैं आइंस्टीन का इक्वेशन याद करूं तो बच्चों याद करो आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दिया था। आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था, वो क्या दिया था कि मास जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, मतलब मास की जो वैल्यू होती है वो वेलोसिटी बढ़ने घटने से वेरी करती है। मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, चलो बच्चों अगर आइंस्टीन का इक्वेशन देखो तो उन्होंने लिखा था m इज इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एम नॉट क्या है, यहाँ एम नॉट जो है वो है रेस्ट मास। क्या है, रेस्ट मास। ठीक है, ये सी क्या है बच्चों, ये सी है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो तो अगर अपन किसी भी बॉडी को जिसका रेस्ट मास एम नॉट है, अगर लाइट के कंपैरेटिवली मूव कराते हैं तो अपने को उस मास में वेरिएशन नोटिस होगा। ठीक है, लेकिन अपने रियल जिंदगी में, अगर वास्तविक जिंदगी की बात करो अपन, तो इतना स्पीड लाइट के इक्विवेलेंट अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जो रियल मास है और इस मास से इक्वेट कर देते हैं। क्योंकि v इज वेरी 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 लेस देन c, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टेंड्स टू 0। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, m की वैल्यू m नॉट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अगली क्लास में, ये वीडियो जो है बहुत लंबा बन गया, हम अगली क्लास में रेस्ट प्रॉपर्टी देखेंगे और जो अगला टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग, और इस पे कुछ सवाल देखेंगे। हमने सवाल अभी लिया नहीं, हमने सोचा अभी थ्योरी पे फोकस करते हैं, फिर अगली क्लास में सवाल कुछ करेंगे और इसके आगे जो मेथड ऑफ चार्जिंग है उसको देखेंगे। हाँ, आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको ड्यूरिंग दिस टीचिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम उसका यथासंभव कोशिश करेंगे जवाब दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।